संसद के मॉनसून सत्र का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये ट्रेलर किसी ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। कल से शुरू होने वाले सत्र से पहले आज दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बैठक शुरू होते ही पूरे विपक्ष ने एक साथ वॉकआउट कर दिया, यानी सत्र शुरू होने से 24 घंटे पहले ही संसद के भीतर शहमात का खेल शुरू हो गया है। विपक्ष का सीधा और गंभीर आरोप है कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी के सांसदों को असंवैधानिक तरीके से तोड़ा है। यानी ट्रेलर ने बता दिया है कि इस बार का सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है। एक तरफ विपक्ष दल बदल, राम मंदिर चढ़ावा विवाद और नीट पेपर लीक के मुद्दे उठाएगा, तो दूसरी तरफ सरकार नए नंबर गेम के भरोसे अपने कड़े कानूनों को पास कराने की तैयारी कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इससे जुड़ी हुई वो भी आपको बताते हैं। सर्वदलीय बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष भड़क गया। बागियों को बुलाने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। एनसीपीआई को मीटिंग में बुलाने पर भड़का विपक्ष। उद्धव गुट में टूट को लेकर भी नाराजगी जताई है। तो ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष ने अपना विरोध जताया है और विपक्ष का यह कहना है कि यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं, लिहाजा विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद इस प्रोटेस्ट के बाद फिर से विपक्ष इसमें शामिल हुआ है और इस पे यह तय होगा कि कैसे आखिर संसद का सत्र चला जाए। नीरज पांडे और साथ ही अनुराग मिश्रा हमारे दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नीरज, पहले बताइए बैठक से इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, बैठक जारी है, लगातार बैठक जारी है। 11:05 के बाद से ही बैठक ये शुरू हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यानी 11:10, 11:15 में ही हंगामा शुरू हो गया और विपक्ष के ज़्यादातर दल, खासकर कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इस बात पर हंगामा किया कि जो टीएमसी से टूटे सांसद हैं उनके दल को यानी कि एनसीपीआई जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है। उसे अभी तक स्पीकर ने आधिकारिक रूप से एक अलग दल के रूप में मान्यता नहीं दी है, संसदीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी है। तो फिर उनके नेता को कैसे सरकार की तरफ से आमंत्रण दिया गया, कैसे उनको बुलाया गया, तो इस बात को लेकर वहाँ पे हंगामा शुरू हुआ। इसके अलावा जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद हैं, टूटकर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए, उसको लेकर भी हंगामा हुआ और इसके विरोध में सभी जो विपक्षी दल के नेता हैं वो सब वहाँ से बाहर निकल आए, रूम से, हॉल से बाहर निकल आए और आकर उन्होंने मीडिया में बाकायदा बाइट दी कि ये सरकार बिना मान्यता के ही किसी दल के नेता के रूप में काकुली घोष को आमंत्रित किया गया, ये सही नहीं है। थोड़ी देर बाद ही बहरहाल वो लोग अंदर फिर चले गए और फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है, बैठक जारी है। अंदर बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही होगी, लेकिन चूंकि कमरा बंद है, अंदर मीडिया अलाउड नहीं होती है जी, इसलिए जब बैठक खत्म होगी, सब नेता निकलेंगे तो तभी पता चल पाएगा कि इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, बने रहिए नीरज, हम लौटेंगे आपके पास। अनुराग मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, एक जैसा जिक्र हम कर रहे हैं कि एक ट्रेलर दिख गया है कि कल से क्या होने वाला है और विपक्ष पहले बाहर गया फिर अंदर आया, कम से कम इस बैठक में शामिल हुआ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये ट्रेलर दिख गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल पार्टी मीटिंग में, या तो पहले होता था कि लोग आते ही नहीं थे और आते थे तो इस ढंग से बाइकआउट करना बहुत हैरानी की बात है। लेकिन हैरानी इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कल जो स्ट्रेटजी बनी है उसमें लोकतंत्र की हत्या प्लेकार्ड नाम बनाकर तख्तियां लेकर जो विपक्ष के सांसद हैं उनको अंदर अंदर कहा गया है कि ये लेके आना है और ये जो स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि शुरू होते ही खत्म कर देना है। यानी कि जैसे संसद शुरू होगी, जो फ्रैक्शंस डिवाइड किए गए, जिस ढंग से पार्टियां तोड़ी गईं, ये तो मुद्दा है ही। आपने बिल्कुल सही कहा कि नीट और चंदा चोरी का जो सेंटिमेंट्स को टच करते हैं इश्यूज, उसको लेकर बहुत व्यापक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। ऐसा जो जानकार सूत्र बता रहे हैं कि इसी बीच में सपा सुप्रीमो जो हैं अखिलेश यादव, वो भी रथ यात्रा का ऐलान कर रहे हैं। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर, हम आपके पास लौटेंगे और आगे आपसे जानकारी लेंगे। मगर एक जो बड़ी खबर आ रही है इस बैठक से जुड़ी हुई, वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान आ गया है। मॉनसून सत्र को लेकर बोले प्रमोद तिवारी, पहला मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी है, दूसरा मुद्दा नीट पेपर लीक है। संविधान के अनुसार परिसीमन हो, ये कह रहे हैं प्रमोद तिवारी।
और इस पर हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले नीरज एक चीज ये बताइए कि क्या डीएमके ने परिसीमन बिल का समर्थन कर दिया है? देखिए, डीएमके के नेताओं से जब बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कुछ बात नहीं की, लेकिन उनका साफ कहना है कि सरकार यदि उस पर चर्चा करेगी, उनके सामने मुद्दा आएगा, तब वो निर्णय करेंगे। फिलहाल आज ऑल पार्टी मीटिंग में वो आए हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन डीएमके के जो सुर हैं पिछले सेशन के मुकाबले इस बार वो नर्म है। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये है कि डीएमके की अब वहाँ पर सरकार नहीं रही है और विजय के मंच पर ऑलरेडी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुँच चुके हैं। तो कांग्रेस का समर्थन वहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट को है, जिसके बाद से डीएमके कांग्रेस के स्टैंड के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रही। माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गवर्नमेंट उनकी कोशिश होगी कि डीएमके को किसी भी तरह से या तो अपने पक्ष में वोट करवाया जाए या फिर किसी भी तरह से उनको सदन से वॉकआउट कराया जाए। ऐसा ये मानना है सरकार का कि डीएमके उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है और डीएमके को भी ये लगता है कि 50% सीट बढ़ाने का जो मामला है वो कतई बुरा नहीं, क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्य में यदि परिसीमन होता है और डिलिमिटेशन के समय जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होगा तो सीटें घटने की संभावना है। बिल्कुल नीरज, और डीएमके ने तो ये भी यहां तक कह दिया था कि पीठ में छुरा गोपा गया है जिस चुनाव के बाद का आप जिक्र कर रहे थे। आप नजर बना के रखिएगा नीरज, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अनुराग आपसे भी अपडेट लेंगे। मगर अब से थोड़ी देर पहले प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है और साथ ही अरविंद सावंत ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनना चाहिए। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। Wherein he has said their affiliation to the party. Where is such word is existing in the Schedule 10, affiliation to the party. So therefore it is not existing and it is unlawful, and therefore we have protested against it and revoked out. और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनसे एक बार परिचय करवा दें आपका। धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेता लेफ्ट, राहुल यादव जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, नवीन कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही सीमा मलिक जी, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई। सबका स्वागत है। धनंजय गिरी जी, जिस पार्टी को मान्यता ही नहीं है उस पार्टी को आप बैठक में बुला रहे हैं तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही ना? देखिए, ऐसा है कि उनके पास सांसदों की अगर संख्या है तो सांसद की अगर संख्या है तो उसको कैसे आप इग्नोर कर देंगे। और जब सदन में उनको मान्यता मिल गई दल के तौर पे और वो उनके पास सांसदों की अच्छी संख्या है तो उनको बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि सदन में जब ये तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है ना भाई, एक सांसद भी तो जनता का प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि बन के आया। बोले राहुल जी। लेकिन एक भी सांसद है तो जनता का प्रतिनिधि है, और जब जनता के प्रतिनिधियों का एक समूह एक साथ खड़ा है तो उसको आपको तो बुलाना ही पड़ेगा, उससे बात सुननी पड़ेगी। आप लोकतंत्र में कैसा लोकतंत्र जिसमें आप जनप्रतिनिधियों की आवाज को खत्म कर देंगे और फिर आप लोकतंत्र की भी बात करेंगे? ये जनप्रतिनिधि हैं। ठीक है, राहुल जी कुछ बोल रहे हैं, धनंजय जी राहुल जी बोल रहे हैं, बोलिए राहुल जी। देखिए उनको संवैधानिक रूप से एनसीपीआई के लिए अभी में मर्जर की मान्यता भी स्पीकर की तरफ से नहीं मिली है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, आप गलत जानकारी मत फैलाइए। देखिए, इन्होंने जो है भाजपा जो भ्रम फैला रही है वो ये है कि महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के एक संविधान में संशोधन चाहते हैं, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ लेकर और परिसीमन बिल जो देश के ऊपर जो खतरनाक थोपना चाह रहे हैं, इसमें इन्होंने मुंह की खाई है। आज जो है लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 543 है, कम से कम 272 सांसदों का समर्थन इसके लिए पहली शर्त होती है। यदि सभी 540 वर्तमान सांसद जो है वो मतदान करें तो 360 मतों का विशेष बहुमत चाहिए। और जो है एक अभी जो मतदान हुआ था इसको लेकर, परिसीमन को लेकर, अभी जो 17 अप्रैल 2026 को जो विधेयक पास नहीं हो पाया था उसमें 528 सांसदों ने भाग लिया था और 298 जो है सरकार के पक्ष में पड़े थे और 230 विपक्ष में पड़े थे और 11 अनुपस्थित रहे थे, यानी कि 2/3 बहुमत जो है वो सरकार को हासिल नहीं था। जब 2/3 बहुमत सरकार को हासिल नहीं हुआ तो उसके बाद इन्होंने खरीद फरोख्त शुरू करी, पार्टियां तोड़ना शुरू करी, सांसद तोड़ना शुरू किए। जिस तरीके से भाजपा ने पिछले बताइए ना धनंजय जी, करिए ऑब्जेक्शन। आप रख लीजिए अपनी बात, आप रख लीजिए, पहले मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। देखिए, अब ये भाजपा के जो प्रवक्ता है वो बताए कि अगर इनके पास इतना विशाल जनादेश है तो विपक्ष से संवाद क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आपके पास बहुमत है तो सर्वसम्मति बनाने से इस बिल को लेकर सर्वसम्मति क्यों नहीं बनाई जा रही?
क्यों राज्यों से चर्चा नहीं? ठीक है धनंजय जी, जल्दी से बोलिए, फिर मैं बाकी लोग पास भी जाऊं। राष्ट्र में अपनी एक पूरी एक राष्ट्रीय सहमति क्यों नहीं बनाई जा रही इसको लेकर? इस देश में लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस पार्टी रही है, ये कोर्ट से साबित हुआ है, कोई मैं नहीं कह रहा। और खरीद फरोख्त में कांग्रेस पार्टी के वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कहां साबित हुआ है? अरे भाई कहां साबित हुआ है? जो खरीद फरोख्त शब्द का इस्तेमाल राहुल यादव कह रहे हैं, राहुल यादव नहीं, बिल्कुल साबित हुआ, कोर्ट से सजा भी हुई 1 साल की। राहुल यादव जी जो कह रहे हैं, पहली बात ये समझिए कि आप जो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि खरीद फरोख्त, किसका खरीद फरोख्त हुआ? आप बताइए किसका खरीद फरोख्त हुआ? किसका खरीद फरोख्त हुआ? आप अभी कह रहे हैं कि अरे भाई इंदिरा गांधी को सजा हुई थी चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए, इंदिरा गांधी को सजा हुई थी चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए। अरे भाई आप इंदिरा गांधी को सजा हुई थी, इंदिरा गांधी को सजा हुई नहीं है चुनाव में। इंदिरा गांधी ने संविधान को बचाने के लिए सारे फैसले लिए थे, संविधान को बचाने के लिए फैसले लिए थे, और संविधान को कुचल कर संविधान की निर्मम हत्या की थी, उसके लिए कांग्रेसी लगातार माफी मांगते आ रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने भी माफी मांगी है। अभी राहुल गांधी साहब बात मत करिए, राहुल गांधी ने भी माफी मांगी है। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कांग्रेस माफी मांगते आ रही है। और दूसरी बात, इमरजेंसी के दौरान अगर कोई प्रशासनिक चूक हुई तो उस प्रशासनिक चूक को लेकर माफी मांगी थी। चलिए सर ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, मगर स्वभाव से ठीक है। मैं धनंजय जी, मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, जिस विपक्षी एकता की बात हो रही थी, वो विपक्षी एकता बची कहां है अब? नहीं, विपक्षी एकता रहेगी। इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है, डीएमके को लेकर के आंकलन हो रहे हैं, डीएमके से भी बात हो रही है कि ठीक है आपकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी से हो सकती है, लेकिन आप पुराने घटक दल रहे हैं, सेकुलर लॉबी के चैंपियन रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, तो इसलिए अगर आप कोई भी इस तरीके का फैसला लेंगे तो एक बड़ा रॉन्ग मैसेज तमिलनाडु में जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी फाइट कर रहे हैं दक्षिण भारत के राज्यों के लिए कि उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब अगर सरकार तोड़ फोड़ करके नंबरों को जुगाड़ेगी, जैसे कि मेरे कांग्रेस के मित्र यहाँ पे कह रहे हैं, तो फिर हम भी बातचीत नहीं करेंगे। फिर आप चलाइए संसद और हम देखते चलेगी कैसे संसद, और सड़क पे भी उतरेंगे हम, और प्रोटेस्ट भी होगा। आप सम्मान दीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, नेगोशिएशंस करिए, अपने पॉइंट्स रखिए, कन्विंस करिए ऑपोजिशन को। एक तरीका होता है, तो बुलाया तो है ऑल पार्टी मीटिंग के लिए। नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, और जो पार्टियां तोड़ी हैं उसके लिए क्या करूं? इनको मैं नोबेल प्राइज दूं मोदी साहब को? ये जो कर रहे हो आप, ये गलत है ना। आप डेमोक्रेसी को फॉलो करिए। आप अपनी मंशा को, अपने बिल्स को अपने रूप में लाने के लिए आप डेमोक्रेसी को ताक पे रखोगे। कभी ईडी भेजोगे, कभी 7 सांसद जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, नीचे आप शिवसेना उबाटा को अटैक कर रहे हो, एनसीपी को अटैक कर रहे हो। आपने जबरदस्ती, मैं तृणमूल कांग्रेस का विरोधी यहां बैठा हूं और ममता का घोर विरोधी हूं, लेकिन यू हैव नो राइट टू ब्रेक हर पार्टी। आप सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को साइड पर रख के, साम दाम दंड भेंट करके, हमले करवा करके, वायलेंस करवा करके उनकी पार्टी को तोड़ेंगे। अब तो इसका जवाब आपके मित्र नवीन जिंदल ही दे सकते हैं। नवीन जी बोलिए ना। अजीत भाई, पहली बात तो ये कि सर्वदलीय बैठक के अंदर इंडिपेंडेंट एमएलए भी आते हैं, जिसके दल का एक ही आदमी जीता है वो भी आता है। आप दिखाना क्या चाहते हैं? ये छपास रोग से पीड़ित है सारे सारे अपोजिशन वाले, अपना घर बचा नहीं सकते, इनका घर टूट रहा है बार बार, और दोष किसको देंगे? मोदी जी को। अरे आपके घर के अंदर क्यों टूट रहे हैं जानते हैं आप? आपके अहंकार के कारण। एक भतीजा वो पूरी पार्टी को, जो 40-40 साल से सब पार्टी की सेवा कर रहा है, उसको रन करता है अपने हिसाब से, उसके बाद कहते हो कि पार्टी टूट के क्यों जा रही है? डिक्टेटरशिप चालू कर लगाते हो। जब आप अपने घर को नहीं बचा सकते, दूसरे पर आरोप लगाते हो। दूसरी बात, आपके आज इस देश के अंदर ज्वलंत मुद्दा क्या है? आज देश के अंदर जो विदेश में खाड़ी में जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति है, लगातार युद्ध चल रहा है, और वहां से लगातार जिस प्रकार के कारण लोग पूरे विश्व के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, उस विषय पर चर्चा करने की जगह आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं? हम चर्चा करेंगे पार्टी कैसे टूटी। अरे अपने आदमी को खुद बचाओ ना भाई, कौन बचाएगा इनको? आप दूसरी बात कहते हैं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें देश के अंदर। थैंक यू सो मच। आप अरे आपका अपना घर नहीं बसता ना, आपके घर के लोग छोड़ कर जा रहे हैं, आपके चाचा भतीजा छोड़ करके जा रहे हैं, आपके भाई छोड़ कर जा रहे हैं, आपकी बहन छोड़ कर जा रही है, आप जो छोड़ करके जा रहे हैं, किसने जा रहे हैं? क्या वो सत्ता में है? क्या भाजपा में शामिल हुए? दूसरी बात, आपने कहा कि आप घोर विरोधी हो, लेकिन आप टीएमसी के घोर विरोधी नहीं, आप केवल मोदी के घोर विरोधी हो। मोदी के घोर विरोधी होते होते आप देश के विरोधी हो गए हो। मुझे बताइए कि आज डेवलपमेंट के बारे में आपने कौन सी चर्चा कर रहे हो? अपोजिशन के सारे लोग जो 56 लोग से पीड़ित थे, वो निकल करके बाहर आए थे मीटिंग से, दोबारा क्यों चले गए?
क्या उन सांसदों को निकाल दिया? क्या जो सांसद पार्टी की बैठक में बुलाए गए थे सर्वदलीय में, वो वही बैठे, फिर भी आप चले गए, क्यों चले गए आप? नहीं, लेकिन नवीन जी एक चीज बताइए, नवीन जी एक चीज बताइए ना, नवीन जी एक चीज बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि तोड़फोड़ मची है पार्टियों में, ये दिक्कत है, तो वो कैसे विरोध करते करते देश विरोधी कैसे हो गए? वो सवाल उठाना देश विरोधी कैसे हो गया? आपकी बात को मैंने मान लिया। इन्होंने कहा कि पार्टी में तोड़फोड़ मची, किसने मचाई? उन्हीं के लोगों ने मचाई ना। और जिसके विरोध में पार्टी और पार्टी मीटिंग तोड़ करके आए, वो तो पार्टी के अंदर मीटिंग में बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के चले गए आप विरोध कर दो, पूरा विरोध करते हैं। आप जनता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा अजीत भाई जो है पार्टी को तोड़ना, मतलब बताइए टीएमसी को किसने तोड़ा? टीएमसी को तोड़ा ममता बनर्जी और उनके बेटे भतीजे अभिषेक ने, और किसी ने तोड़ा? उनके अहंकार के कारण छोड़ा, भाजपा में शामिल नहीं हुए, वो सब जानते हैं। अगर आप कहते हैं सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सर्वदलीय बैठक तो बुलाइए, किससे समझौता करेंगे? आपके हाथ जोड़े, आपकी गलत बातें माने, आपकी इसकी बड़े भ्रष्टाचार के बारे में नहीं, अगर भ्रष्टाचार के नहीं, विवेक जी मैं आपके पास आता हूं, नवीन जी आपके पास आ रहा हूं। सीमा जी, एक बात तो तय है ना कि जो बात नवीन जिंदल कह रहे हैं या जो धनंजय गिरी जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि टूट तो हुई, टूट के अलग अलग कारण है। उधर अभिषेक बनर्जी को टूट का कारण बताया गया, महाराष्ट्र में उद्धव गुट में एक आ गया कि भाई कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन कर लिया, बाला साहब हिंदू इधर सम्राट थे, वो इसके लिए सहमत नहीं थे, इसलिए टूट गए। आपके यहां भी ये टूट हुई थी, उसके पीछे भी एक वजह थी, तो मगर टूट के अलग अलग कारण थे। अलग अलग कारण थे, जो थे वो जो एक अदृश्य शक्ति इन सब चीजों के पीछे है, उसको सब लोग जानते हैं, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए जिस तरह से ये चीजें हुई है, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, ये हर व्यक्ति जानता है। एक आप पहले तो हम सोचते थे कि शेल कंपनीज होती हैं, आज आपने एक शेल पार्टी बना ली, NCPI या जो भी है, और उसमें अचानक 20 सांसद उसमें चले जाते हैं। और देखिए आज कल तक आप इलेक्शन लड़ रहे थे ममता बनर्जी के चेहरे पर, आज अचानक आपको ममता बनर्जी इतनी खराब लगने लग गई, अभिषेक बनर्जी इतना जुल्म आपके ऊपर कर रहे थे, तो आपने वहां से टिकट क्यों लिया भाई? आप क्यों लड़े वहां से? अगर आप जाना चाहते हैं आप रिजाइन करिए, पर फर्स्ट यू रिजाइन फ्रॉम योर दिस थिंग। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं भी चले जाइए, कोई एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह कुछ है ना चीजें। एनसीपी के साथ चली गई, जिसका विरोध करती थी शिवसेना, तो आपने कभी विरोध नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल में जेडीयू ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था, आरजेडी के साथ चली गई, आपने विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा और डीएमके के। चलिए आप बने रहेगा, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा सभी में एकजुटता है। कांग्रेस कहना चाहती है कि आईसीसी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संयुक्त पत्र लिखा है कि राम मंदिर में डाका डाला गया, हम उस पत्र का समर्थन करते हैं। यह मुद्दा सड़कों पर पहले है और सदन में बाद में आया है। जनता की श्रद्धा की चोरी हुई है और विपक्ष एकजुट पूरी तरीके से है, प्रमोद तिवारी ने ये कहा है। तो धनंजय गिरी जी, अब तो राम मंदिर का मामला जो वहां चोरी का मुद्दा था उसका संसद में भी आपको जवाब देना है, मगर उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि विपक्ष एकजुट हो गया है। नहीं, देखिए, विपक्ष एकजुट हो, विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष समर्थ हो, राष्ट्र की मजबूती में अपना योगदान दे, तो हम भी चाहते हैं। और विपक्ष के इसलिए तो हम आह्वान करते हैं कि आइए, सकारात्मक विपक्ष भी भूमिका निभाइए, संसद को चलने में आइए, संसद सदन में बैठ करके बातें करें। और हमने कहा मुद्दों से मुठभेड़, तो कांग्रेस प्रवक्ता को समझ में आ रहा है कि भाई आपस में मुठभेड़, मुद्दों से मुठभेड़, मुद्दों को चयन करिए, उस पर डिस्कशन कीजिए, उस पर बहस करिए, उसके सकारात्मक उसका समाधान निकालिए, राष्ट्र हित में जो उचित है वो किया जाए। अब 1 दर्जन इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उसमें से 3 जीत के आती हैं, 8 सांसद हैं उनके, और उनको भी आप बुला करके सब लोकतंत्र में जगह देते हैं। विवेक श्रीवास्तव अगर ना बोले तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी भी इस देश में, हम उसका भी सम्मान करते हैं। तो एक सदन में भी उठ करके कोई संसद आता है उसका भी सम्मान करते हैं। विवेक श्रीवास्तव का विरोध कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ हैं, कब किसके साथ हैं, कब किसके साथ हैं, कब किसके विपक्ष में। केरल से आप देखिए, केरल से उनको कांग्रेस ने समेट दिया, लेकिन वो बेचारे कांग्रेस का पालकी ढो रहे हैं, फिर भी इसका हम इसका सम्मान करते हैं। ममता बनर्जी ने उनको बंगाल से समेट दिया था, फिर भी ममता बनर्जी की प्रशंसा में हम उसका भी सम्मान करते हैं। इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों में, इन्हीं विविधताओं में लोकतंत्र खड़ा होता है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। विवेक जी, इसका जवाब जल्दी से, राष्ट्रवादी जल्दी से इसका जवाब। अब शरद पवार जी, अंजित जी एक मिनट, लास्ट। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने बनाई, वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानते,
उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रवादी मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। विवेक जी जल्दी से जवाब, विवेक जी जल्दी से, विवेक जी जल्दी से। पहली चीज बाला साहब ठाकरे ने 70 के दशक में इमरजेंसी का समर्थन किया था, मिसेस इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, बंबई से आए थे, प्रधानमंत्री ने 11 मिनट का टाइम दिया था, 45 मिनट मीटिंग चली थी। तो ये कहना कि साहब शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का कांग्रेस के साथ कोई रिश्ता कभी था ही नहीं, ये तो लॉजिक ही गलत है। दूसरी बात, बहुत बाला साहब का खुद का स्टेटमेंट है कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, ये बाला साहब ठाकरे का स्टेटमेंट है। अरे भाई थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए आप दिन भर। चलिए मैं आप सबसे माफी, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।